लोग तो जुनून में थे कि राज्य बन गया। तो जो राज्य आंदोलन के दौर में यह कहा करता था पहाड़ियों को लाठियों से मारना यदि ये पलटन बाजार की तरफ आएंगे तो ये इसका ऐसा समय तब हुआ जब पहली भर्ती दरोगा की भर्ती भी। आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा खड़ा किया गया। दूसरी तरफ जब नौकरी नहीं तो शादियां नहीं हो पा रहे हैं। ये मूल निवास खाली पहाड़ियों का नहीं है। जो उत्तराखंड में रह रहा चाहे किसी जाति समुदाय किसी भी वर्ग का हो, वो इस राज्य का मूल निवासी है। इन घावों को धामी सरकार को दूर करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल राणा और ये है मेरा मूल निवास और ये है मेरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र। साथ में यह है पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र। फिलहाल इस पर्वतीय क्षेत्र के प्रमाण पत्र को छोड़ देता हूं और मूल निवास और स्थायी निवास पर बात करता हूं। जो पहले सीएम थे उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी, जिन्होंने राज्य बनते ही ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था जारी कर दी। अब देखिए कैसे इस प्रमाण पत्र से उत्तराखंड का पूरा चेहरा बदल गया और एक युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है। जब उत्तराखंड बना था तब उत्तराखंड की आबादी थी सिर्फ 65 लाख, यानी कि 65 लाख लोग मूल निवास प्रमाण पत्र धारक थे या मूल निवासी उनको कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था हुई तो आज इस प्रमाण पत्र की वजह से उत्तराखंड की आबादी डबल हो गई है, या यूं कहे डबल से भी ज्यादा, करीब 1,45,00,000 से भी ज्यादा। जब उत्तराखंड बना था तब देश की आबादी थी 2000 में 106 करोड़ और आज देश की आबादी है 141 करोड़, यानी कि करीब 30% देश की आबादी बढ़ी। लेकिन उत्तराखंड की आबादी 110% हो गई है। क्यों? सिर्फ इस प्रमाण पत्र की वजह से। सवाल यह है कि ये 70 लाख लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या करने आए हैं। ये लोग स्थानीय निवास वाले हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं और ये लोग उत्तराखंडियों की नौकरी छीनने आए हैं। ये वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी आती है तो ये वाला प्रमाण पत्र लेकर भर्ती होने चले आते हैं और मूल निवासी इस कागज को ताकते रह जाता है। सबसे पहले मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि मूल निवासी और स्थायी निवासी में क्या अंतर है। जैसे आपने अपने घर में किराएदार रखा तो आप हो गए मूल निवासी और किराएदार हो गया स्थायी निवासी, और घर के सारे अधिकार आपके रहेंगे, उन पर हक आपका रहेगा। ऐसा ही राज्य में है कि जो राज्य में रहने वालों के लिए तय किया गया है। जब देश आजाद हुआ था तो ये तय हुआ था कि जिस राज्य में जो लोग 10 अगस्त 1950 से रह रहे हैं तो वहाँ के मूल निवासी ही होंगे, और उसके बाद जो लोग आएंगे या जाएंगे उनको स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। कब से हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये राज्य सरकार तय कर सकती है। तो मूल निवासी का राज्य के संसाधनों पर पहला हक होगा और जो किराएदार होगा यानी कि स्थायी निवासी दूसरे नंबर पर, दूसरे राज्य से आने वाला, उसके बाद उसका देखा जाएगा। मूल निवास एक जरूरी बात है। किसी भी राज्य के संसाधनों पर, किसी भी राज्य की नौकरियों पर पहला अधिकार वहाँ के मूल निवासियों का है। ये बहुत स्पष्ट है इसमें, और ये होना ही चाहिए। हर राज्य के भीतर तकरीबन ये व्यवस्था है। या देश आजाद हुआ 1947 को, तो 1950 में कट ऑफ डेट तय हुई थी 16 अगस्त 1950 को। ये कानून बना था देश के अंदर कि जो जिस राज्य के अंदर रह रहा है वो वहाँ का जाति प्रमाण पत्र ले सकता है, वहाँ का मूल निवासी वो माना जाएगा और वो अर्ध सरकारी सरकारी में अप्लाई कर सकता है नौकरियों के लिए। ये प्राविधान पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब राज्यों में फिट बैठता था। जब साल 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ एक नए राज्य बने तो इन तीनों राज्यों में झारखंड और छत्तीसगढ़ में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया गया, यानी कि 1950 से पूर्व राज्य में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको इन राज्यों का मूल निवासी माना जाएगा, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ का। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी, उन्होंने एक प्रावधान और जोड़ा और वो था स्थायी निवास का। इसके तहत जो व्यक्ति 15 साल पहले यानी 1985 से उत्तराखंड में रह रहा था उसे स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। हम चूंकि उत्तर प्रदेश में थे और 2000 के बाद हम अलग राज्य बना तो हमने स्थान थोड़ी चेंज किया है, अब उत्तराखंड राज्य बना है। तो हमारा कहना यह है कि हमको उस परिधि में क्यों नहीं रखा गया है, और सवाल आज का नहीं है। हमने 2000 से इस मांग को उठाया था कि मूल निवासी जो हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। और भाजपा और कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के तहत बड़ी चालाकी से मूल निवास को खत्म किया। उसका विकल्प जो है
अस्थायी निवास रखा, जो कि हमने उसमें विरोध किया था, बहुत जबरदस्त हमने विरोध किया था। लेकिन ये दोनों की मिली भगत थी, कांग्रेस भाजपा की वोटों को अपने पक्ष में करने की, वोट की खातिर उन्होंने इस तरह का प्राविधान रखा। रहे लोग तो जुनून में थे कि राज्य बन गया, 2002 में पहला चुनाव हो गया, अपनी सरकार बन गई, इस जुनून में रहे। और पहले ही सरकार ने कब वो पैरों के नीचे जमीन खींच ली, वो कागज का टुकड़ा वो हमारी पहचान को जो वैधता देता था पहाड़ियों की, वो कब खींच गया। लोगों को शायद ये 2006-07 तक तो चले ये मूल निवास के प्रमाण पत्र, 7-8 तक, लेकिन ये कब गायब हो गए, को तो 5 या 7 साल बाद जाकर के पता चला कि अरे मूल निवास तो अब है ही नहीं। और इस राज्य को जिस दिन दिया गया, भाजपा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड पुनर्गठन करते हुए 26 राज्य विरोधी संशोधन करके हमारी मूल अवधारणा के साथ में कुठाराघात किया। और उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने भाई मुख्यमंत्री बन गए तो विरोध नहीं करते, उन्होंने यहाँ पे पहाड़ और मैदान की आवाज उठा दी कि देखो हरियाणा वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, पंजाब वालों को गवर्नर बन दिया। इससे आग्रह होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान किया, उनको जरूरत थी नहीं, इसलिए उन्होंने मूल निवास की जो है जो वैल्यू वो घटा करके स्थायी निवास को लागू कर दिया। 15 साल की क्राइटेरिया दे देगी, जो 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको स्थायी निवास दिया जाएगा और इसकी मान्यता मूल निवास के बराबर होगी। ये सबसे बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमारे साथ किया। फिर अस्थायी निवासी मतलब किसको बोल सकते हैं, जो 15-20 साल से रह रहे हो, चलो वो भी एक बात थी। फिर एक शर्त और आ गई कि साहब जिसने हाई स्कूल इंटर यहाँ से किया हो। अब हर एक को पता है कि 2 साल बाद उत्तराखंड में भर्तियां हो, सबसे सॉफ्ट स्टेट है, यहाँ के लोग तो सुदूर जो जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम में कोचिंग वोचिंग तो करते नहीं है, तो वहाँ के लोग रह जाएंगे। तो इसलिए हाई स्कूल इंटर यहाँ से कर लो उत्तराखंड से, और लोग यहाँ से सिर्फ हाई स्कूल इंटर करने के लिए आने लग गए। मतलब जो 2 साल से जिसने इंटर वगैरह किया होगा हाई स्कूल इंटर, वो यहाँ भर्ती हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। तो उत्तराखंड बनने के बाद ये सब हो रहा था। सवाल सिर्फ नित्यानंद स्वामी का नहीं था, वो तो बाहरी सीएम थे, थोपे गए थे। लेकिन उस वक्त के उत्तरांचल के विधायकों की भी गलती थी, सांसदों की भी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा नहीं होने देते। मूल निवास को लेकर कुछ एक ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश खाना पूर्ति तक ही सिमट कर रह गई। आज वो उत्तराखंड में मूल निवास के लिए सब के सब गुनहगार हैं। उसमें 18 एमएलए हुआ करते थे, 19 एमएलए होते थे उत्तराखंड के, तो वो उनकी जिम्मेदारी थी कि हम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके हिस्से का बंटवारा जब हो रहा है तो उनको अपने हिस्से के बंटवारे के बारे में सजग होना चाहिए था, सतर्क होना चाहिए था। लेकिन वो बंधुआ मजदूर निकले, वो जो 16-17 विधायक भाजपा के थे, कांग्रेस के थे। इसलिए मूल निवास उत्तराखंड क्रांति दल का पहले से मुद्दा रहा है। और इसके लिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड के विधायक हैं, जो अपने को हिमाचली कहते हैं, जो पहाड़ के विधायक हैं, जो अपने को पहाड़ी कहते हैं, ये उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के विधायक हैं, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक क्यों हो। हमारे विधायकों ने तिवाड़ी सरकार में इसका विरोध किया था, हमारे विधायकों ने, और विधानसभा में भी वो किया था। हमने विधानसभा में पत्र बम भी इसमें डाला था, उत्तराखंड की विधानसभा में। तो ये बात अलग है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए हैं, और उसका खामियाजा हम तो भुगत रहे हैं। हम उत्तराखंड के अंदर सत्ता में नहीं आए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पहाड़ के लोगों को हुआ, उत्तराखंड के लोगों को से नुकसान हुआ है। अगर यहाँ की सरकारें चाहती तो ये मूल निवास 1985 लागू रहता है। यहाँ के सरकारों ने, यहाँ के तत्कालीन जो विधायक थे, पक्ष विपक्ष के, सबने ये मामला गोल कर दिया। हाई कोर्ट से लेके सबने सरकार पे ही छोड़ दिया था कि भाई सरकार तय करे, और सरकार ने ये जानबूझ के तय किया। नहीं तो अगर सरकारें चाहती तो ये सभी मूल निवास 1950 में। दरअसल नित्यानंद स्वामी ने ये क्यों किया, इसका जवाब साफ है। जो आपके बीच का नहीं वो आपका नहीं। पहाड़ में माफियाओं को लाने का प्लान था स्थायी निवास, जिसे सक्सेसफुल किया गया स्वामी और उनके दिल्ली में बैठे आगाओं के। नित्यानंद स्वामी जैसे व्यक्ति जो राज्य आंदोलन के दौर में यह कहा करता था पहाड़ियों को लाठियों से मारना यदि ये पलटन बाजार की तरफ आएंगे तो, ऐसा व्यक्ति यहाँ पहले मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेईमान पार्टी उत्तराखंड में कोई है नहीं, जिसने उत्तराखंड का मूल स्वरूप बिगाड़ दिया। 26 राज्य विरोधी संशोधन करके हमारे सब कुछ बेच दिया, और आज तक भी भाजपा वही काम कर रही है। जो मूल निवास बनते थे उसके लिए तो खाता खतौनी लगती थी। अब क्योंकि जो बाद में बनने के बाद जो लोग यहाँ बिजनेस के लिए आए, दूसरे धंधों के लिए आए, कई माफिया आए, जमीन में जिनको पैसा लगाना था, जमीन की प्रॉपर्टी में लगना था, उनको जब ये लगा कि हमारे पास यहाँ तो पहले खाते खतौनी नहीं है,
तो खाता खतौनी की काट के लिए वो 15 साल का फॉर्मूला ला गया। स्थायी निवास के लिए खाता खतौनी की जरूरत नहीं है। आप 15 साल से यहां रह रहे हैं, बल्कि 15 साल तो फिर भी गवर्नमेंट ऑर्डर में था, अब तो सिर्फ 5 साल से रहे और साबित कर दें कि हम 15 साल से हैं, तब भी बन जाता, क्योंकि खाता खतौनी की अनिवार्यता नहीं थी उसमें, जबकि मूल निवास के लिए खाता खतौनी लगानी पड़ती थी। नित्यानंद स्वामी जी की सरकार, उस सरकार ने मूल निवास और अधिवास के संदर्भ में जो ये पचड़ा डाला, जो 1985 कट ऑफ डेट तय की, इन दो बातों से 2018 और 2000 जो दोनों सरकारें थी, भाजपा की पहली सरकार और भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार, इन दो सरकारों ने उत्तराखंड को बहुत गंभीर घाव दिए हैं। इन घावों को धामी सरकार को दूर करना चाहिए। तो राज्य बनते ही सबसे पहले मूल निवास के मुद्दे का कत्ल हो गया। अब किराएदार ही मकान मालिक हो गया और यही वजह है कि प्रदेश में किराएदार आ रहे हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की वजह से मकान मालिक बन रहे हैं, जिसका पहला उदाहरण दिखा साल 2002 में, जब पहली बार उत्तराखंड में दरोगा भर्ती हुई थी। ये इसका एहसास हमें तब हुआ जब पहली भर्ती दरोगा की भर्ती हुई, और वहां पर जब हमारे युवा सबके पास मूल निवास था और बड़े चौड़े होकर सब लोग गए थे, फिजिकल टेस्ट में निकल के रिटर्न में लेके, जब इंटरव्यू ले गए, जब उनने अपने बायोड उनको अपने दिखाए, सर्टिफिकेट दिखाए, तो मूल निवास और जो उनसे उन्होंने मूल निवास एक किनारे फेंक दिया कि मूल निवास नहीं चलेगा, स्थायी निवास चलेगा। हम ऐसा नहीं है कि 1950 का मूल निवास लागू करना बहुत मुश्किल काम है। कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जौनसार में भी तो वही कानून है। तभी तो वहां की संस्कृति बची हुई है, वहां खुशहाली है, वहां संपन्नता है, वहां की जमीनें सुरक्षित हैं। जौनसार में कौन सा मूल निवास मिलता है? जौनसार की जनजाति के लोगों को मूल निवास 1950 मिलता है। आप जौनसारियों के प्रमाण पत्र देखेंगे मूल निवास का, उस पर लिखा होगा मूल निवास 1950, और जो बाकी लोगों के यहाँ जो बने हुए जनरल कैटेगरी के, उस पर लिखा है सिंपल मूल निवास, जिनके पास बना हुआ है। तो उस मूल निवास का हमने अचार डालने हैं। जब तक हमारे यहाँ पे रोजगार, हमारे साधन, हमारे संसाधन रिजर्व नहीं होंगे, जब तक सुरक्षित संरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? नाम बदल दो अपनी की अस्थायी निवास नहीं है, ऐसे तो आप मुर्गे को आलू बोल दो, तो क्या आप शनिवार वो मंगलवार के दिन खा लोगे, उससे नवरात्र के दिन खा लोगे? ये तो ऐसी हुआ कि मुर्गे का नाम आलू रख दो, उस पर गंगा जल छिड़क के, और उन्होंने कहा कि आज से तुम वेज हो गए, वेजिटेरियन हो गए। ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये मूल निवास और अस्थायी निवास ये एक जैसा ही है। ये मतलब ऐसा ही है, अगर अस्थायी निवास, मूल निवास को और अस्थायी निवास की शर्तों को एक ही रहेंगे, तो ये ऐसी है कि जैसे मुर्गे को आलू के नाम पे खाना हुआ। उत्तराखंड बनने के बाद एक और बड़ी पीड़ा उत्तराखंडियों की है, और वो है पलायन की, जिसको लेकर आयोग तक बन गया है। लोगों ने गांव छोड़कर शहरों की तरफ रुख किया, शहर वालों ने दूसरे प्रदेशों की ओर। 2022 तक 1726 गांव ऐसे थे जो वीरान हो गए थे, जिनको कहते हैं भूतहा गांव। यहाँ इंसान नहीं, भूत रहते हैं। और उसके बावजूद उत्तराखंड की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई? दरअसल ये वो लोग हैं जो अर्जी फर्जी तरीके से स्थायी निवास बनाकर यहाँ के हकदार बन गए। ये सिर्फ आम आदमी नहीं है, ये अधिकारी लोग भी हैं, ये नेता लोग भी हैं, और अब तक उत्तराखंड के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, यहाँ की जमीनों को अपना बना रहे हैं। और ये अब से नहीं, लगातार पिछले 24 साल से हो रहा है, और हमारी नाक के नीचे हो रहा है, और हमें पता तक नहीं चल पा रहा है। और 24 साल बाद जब इतना कुछ हो गया, तब जाकर अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अरे यहाँ पे एक विधायक हैं जिनके खिलाफ चैंपियन साहब ने, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि ये तो भाई जो सहारनपुर का है, और सहारनपुर में फलानी जाति का था, ये एसटी जाति का था, तो इसने उत्तराखंड में एसटी जाति का प्रमाण पत्र कैसे बना लिया? इससे बाकायदा शिकायत हुई, और इस पर कोई कार्रवाई की थोड़ी सरकार ने आपस में, क्योंकि भाई माल मुखबिरी में पकड़ा जाता है, अपराधी गैंगवार में मारे जाते हैं। तो जैसी चैंपियन साहब ने शिकायत की, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर बाद में पार्टी ने उनको अंदर खाने बिठा दिया और उनका मामला सॉर्ट आउट कर दिया, बोले कि हो गया, झगड़ा शांत हो गया। अरे झगड़ा शांत हो गया क्या मतलब है? फर्जी जो सर्टिफिकेट बन के यहाँ विधायक बने बैठे हो, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के, उस पर क्या कार्रवाई की सरकार? कि आधे से अधिक लोग, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो, वो बाहरी लोग हैं, वो नहीं सोच रहे हमारे बारे में। अभी मैं देख रहा था, शिक्षा विभाग की बहुत लंबी चौड़ी विज्ञप्ति निकली थी, उसमें बहुत सारे लोग बाहरी थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है, लगातार मारा जा रहा है, लेकिन इसे सोचेगा कौन, विचार करेगा कौन? जो लोग इन मांगों को उठा भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं,
वो हमारे लोगों से अब बच रहे हैं। राय दरबार के 10वें श्री महंत हैं देवेंद्र दास जी, संयोग से उनका घर गैरसैंण के नजदीक है। उन्होंने तब ये बात कह दी थी कि मूल निवास और भू कानून के बिना इस राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं यहीं पर उनका अगर आर्टिकल दिखाऊं, उनका एक इंटरव्यू मेरे मैगजीन में छपा था, लेकिन दरअसल में ये सब बहस राज्य बनते ही ये पृष्ठभूमि में चली गई। आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा खड़ा किया गया, जब उन्होंने हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में वो सीलिंग समाप्त कर दी कि साहब 12.5 एकड़ से आप ज्यादा भी लेना चाहते हैं तो आप ले लें, और करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पुष्कर सिंह धामी जी ने उसमें एक और जो तुर्रा जोड़ दिया कि अगर आप उसका प्रयोजन भी बदलना चाहते हैं, प्रोविजन भी बदलना चाहते हैं, जिसके लिए आपने वो लैंड खरीदी, तो आप कर सकते हैं। वो स्टेट में वेस्ट नहीं होगी। यमुनोत्री चले जाएं, गंगोत्री चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, आप सारे टूरिस्ट जितने हमारे डेस्टिनेशन है वहां चले जाएं, आपको कहीं जमीन नहीं मिलेगी। सारे धन्ना सेठों ने और लैंड माफियाज ने वो जमीन पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए। ये किसने करवाया? ये किसने करवाया? ये सारा का सारा काम अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से लेकर के और आज तक की जो सरकारें हैं। अब वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हम बड़ा सख्त कानून लाएंगे। अरे भैया, पहले तो ये व्हाइट पेपर जारी करो, एक श्वेत पत्र जारी करो और ये बताओ कि 2017 से लेकर के और 2024 तक सारे पहाड़ में कौन कौन सी जमीनें किस किसने खरीदी, और वो खरीदने का रास्ता, वो खिड़की किसने खोली। आज आपको ये बताना पड़ रहा है कि उत्तराखंड में पिछले 24 साल के इतने समय में पहाड़ की एक पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो धर्म, जाति और क्षेत्र में बंटे हुए हैं, उसी में उलझे हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ के युवा कोचिंग ले लेकर थक गए हैं, पढ़ पढ़कर उनके बाल पक गए हैं, लेकिन जैसे ही भर्ती आती है ये लोग स्थायी निवास लेकर पेपर लीक से, बैकडोर से और जो भी हथकंडे होते हैं उसे लेकर नौकरी पा लेते हैं। 24 साल बाद रोजगार में जो मूल निवासियों का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हर भर्तियों में हमने लगातार देखा कि किस तरह से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने की जो प्रथा शुरू हो गई थी, कि जो 2 साल में व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है, जो 1 साल रह रहा है, जो 3 साल रह रहा है, जो 5 साल रह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से बैकडोर से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहा था और अपनी नौकरियां लगा रहा था। और वो जो नौकरियां लगा रहा था वो किन की नौकरियां थी? जो वो नौकरियां थी हमारे पौड़ी के व्यक्ति की, वो नौकरियां थी हमारे पिथौरागढ़ के व्यक्ति की, वो नौकरी थी हमारे चंपावत के व्यक्ति की, वो नौकरियां थी हमारे चमोली के युवा की। तो इन सब नौकरियों का जो अधिकार था ये उत्तराखंड के मूल निवासियों का था। परंतु ये जो फर्जी स्थायी निवास का जो ये संस्कृति शुरू हुई, जो जिसमें सरकारों ने बिल्कुल आंखें मूंद ली, और जिसकी वजह से जो उत्तराखंड का मूल निवासी था वो बेरोजगार हो गया। 30-30, 35-35 लाख रुपए में उत्तराखंड की नौकरियां बिक रही थी, और उत्तराखंड का मूल निवासी जो बेचारा देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश के कोचिंग सेंटरों में फीस दे रहा है, कमरे की किराया दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। जब राज्य बने हुए 24 साल हो गए हैं, अब जाके लोगों को मूल निवास की अहमियत समझ में आई। उत्तराखंड क्रांति दल का राज्य दल बनाने का कंसेप्ट यही था कि ये राज्य भारतवर्ष के सीमांत राज्य था, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा राज्य था, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लगातार पलायन होता था। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में ही इसके उद्देश्य मूल निवास और यहाँ का भू कानून था। राज्य बनने के बाद 24 साल तक जब हमारे युवाओं की नौकरियां बेची गई, बैकडोर से बेची गई, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम हमारे जितने भी विधायक मंत्री थे, उन्होंने बाहर के लोगों के साथ साठगांठ करके हमारे मूल निवास पे डाका डाला। जो यहाँ का निवासी है उनके बनने चाहिए मूल निवास पत्र। जो बाहर के लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, अपनी यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, उनके बनने चाहिए जैसे होता था अस्थायी निवास पत्र। लेकिन जो यहाँ पर जो पुराने लोग हैं, 1950 की जो संतति है, उनके तो मूल निवासी बनने चाहिए, और उसी आधार पर उनको वेटेज मिलना चाहिए, हर जगह प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। पर हमारा ये है कि मूलभूत सुविधाओं में जो हमारा उत्तराखंडी भाई, जो हमारा नौजवान आज 24 साल का हो गया, जो 2000 में पैदा हुआ होगा, आज वो सालों तक नौकरी के लिए नहीं देख पा रहा। दूसरी तरफ जब नौकरी नहीं तो शादियां नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पर 30-30 साल की लड़कियां और 40-40 साल के बेरोजगार लड़के शादी की कतार में खड़े हैं, और माँ बाप जो है
उनको शादी करने में अपनी असंभव पेश कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इस स्थायी निवास और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संघर्ष नहीं किया, वो कोर्ट तक भी गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल 2010 में मूल निवास का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्यता दी, लेकिन साथ ही हाई कोर्ट पर यह फैसला छोड़ दिया कि उनको जो फैसला देना है सही तरीके से दे सकते हैं। पहले आपने देखा होगा कि 2006-7 में विज्ञापनों में भी, विज्ञप्तियों में भी लिखा जाता था कि अभ्यर्थी उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। बाद में कुछ लोग इस पे कोर्ट गए और हमारी सरकार ने पैरवी नहीं की उस पर, ठीक से तत्कालीन सरकारों ने, और उसके बाद मूल निवास होने की शर्त हट गई। उसके बाद उसमें आया कि साहब इसका सेवा एजेंट कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी। सेवा एजेंट कार्यालय में पंजीकरण उसी का हो सकता था घुमा फिरा के जिसका मूल निवास हो, लेकिन बाद में जी उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ और फिर वो शर्त भी हटा। इसमें बाकायदा जो भी फैसले हुए हैं, जो पैरोकारी हुई है, वो सब पहले से फिक्सिंग पैरोकारी कई सारे मामलों में रही। कई मामलों में तो ऐसा भी सुना गया है कि किसी जज ने जो है अपने नीचे वाले जज को बोल दिया कि भाई तूने मेरे अंदर प्रैक्टिस की है तो बस मुझे गुरुदक्षिणा दे दे, इस मामले में ज्यादा वो मत कर, इसमें ऐसे ही डिसीजन दे दे। अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई डिसीजन देना भी चाहे तो अपने सीनियर के कारण नहीं दे पाता। कई बार बिटवीन द लाइन्स इशारे कर दिए जाते हैं हायर अथॉरिटीज के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो है भाई सरकारी एडवोकेट है, अब उसे सरकार ने स्टैंडिंग काउंसिल बनाया है, सरकार ने महाधिवक्ता, मुख्य महाधिवक्ता बनाया है, तो वो सरकार के अनुसार ही बात करेगा। कई मामले में तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बाकायदा अपने आदेश में लिखा, मेरे पास होगा कहीं वो आदेश पड़ा हुआ, उसने सरकार के महाधिवक्ता को बाकायदा उसमें लिखा कि तुम कहते हो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और तुम इस केस में मतलब गैर हाजिर हो, और लेकिन तुम दूसरे वाले केसों में दूसरी अदालतों में सेम डेट पे हाजिर थे, तुम मेरी कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे नहीं पता कारण क्या है, कारण तुम ज्यादा बेहतर समझ सकते हो कि तुम क्यों नहीं पैरोकारी कर रहे हो। कोर्ट में यह बहस पहली बार नहीं हुई थी। भारत में मूल निवास को लेकर पहली बहस साल 1977 में हुई थी। जब 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र में मूल निवास का मुद्दा गरमाया। दूसरे राज्यों के लोगों ने यहां आकर जाति प्रमाण पत्र देने की मांग उठाई तो मराठा संप्रदाय के लोग मूल निवास को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में बहस की। इसके बाद देश की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ यानी कि 8 जजों की पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रपति के साल 1950 के नोटिफिकेशन को मूल निवास के लिए देश के हर राज्य में बाध्य किया, यानी कि 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को बाध्य मानते हुए मूल निवास की सीमा को 1950 ही रखा। लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में स्थिति अलग थी। साल 2012 में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। 17 अगस्त 2012 को न्यायालय ने कहा कि 9 नवंबर 2000 के बाद से उत्तराखंड में निवास करने वाले मूल निवासी माने जाएंगे। इस फैसले से उत्तराखंड के कई निवासियों के अधिकार प्रभावित हुए। कई लोगों का मानना था कि यह निर्णय 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन का उल्लंघन था, लेकिन सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, इस फैसले को मान लिया। साथ ही सरकार ने 2012 के बाद से मूल निवास बनाने की व्यवस्था ही बंद कर दी। तब से उत्तराखंड में केवल स्थायी निवास की व्यवस्था लागू है और यही वजह है उत्तराखंड की आबादी 1,35,00,000 से ज्यादा हो गई है। कई बार सुनियोजित तरीके से भी कोर्ट में धकेल दिए जाते हैं मामले, वही लोग धकेल दिए जाते हैं, प्लान करके किसी को पार्टी बना करके भेज दिए जाते हैं। जैसा कि एक बार हो चुका है। उन्होंने जब वो लेकर के गए थे, एक बार ये मामला गया था तो वो डॉक्यूमेंट या उसके अभाव में उन्होंने वो कर दिया। इससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मूल निवास भी इसका सब्जेक्ट इस मायने में है कि मूल निवास हर राज्य में उस राज्य की तरफ से जारी होता है। नागरिकता तो भारत का संविधान हमको दे रहा है, लेकिन मूल निवास तो ये बात पहले विधानसभा में आनी चाहिए इस पर, लेकिन ये कभी आया ही नहीं, विषय विधानसभा में आया ही नहीं है। तो मेरा अब भी ये मानना है कि किसी कोर्ट में ले जाने के बजाय कोर्ट में कब जाएगा जब किसी के हित व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कोई नौकरी के लिए कोई कैंडिडेट जा सकता है कि कुछ लोगों ने 2-2 जगह चल गए, हमको अपॉर्चुनिटी कम हो गई। लेकिन जब मूल निवास और उसका मामला होगा हमारे अधिवास का, तो ये विधानसभा को तय करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं।
और वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जो ये मानते हैं, ये दावा करते हैं कि वो उनकी भी भागीदारी रही है राज्य आंदोलन में, तो वो ये साबित करें और विधानसभा में ये मामला आए, विधानसभा से ही तय होगा। लेकिन अभी तो दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा ने इससे और आगे जाकर के खतरनाक बात कर दी, जिसका आप हिंट दे रहे हैं। अभी तो यूसीसी के लोगों को खबर ही नहीं है। 2012 के बाद से उत्तराखंड में केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन यह मामला कानूनी जटिलताओं में उलझा रहा। इस मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन 2012 के बाद से सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जानकार मानते हैं कि सुनियोजित तरीके से कोर्ट में स्थायी निवास को मूल निवास पर हावी होने दिया गया और ये प्लानिंग के तहत किया गया कि स्थायी निवास को ही दर्जा मिले, मूल निवास गायब हो जाए। दरअसल एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि मूल निवास का मुद्दा एक जन मुद्दा नहीं बन सका, इसीलिए नेताओं को कोई डर भी नहीं पहुंचा और वो आगे बढ़ते गए। इस मुद्दे को उठाने वाले लोग या भीड़ एकजुट तो हो सकती है, लेकिन सरकार को डरा नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी आवाज सरकार को तो सुना सकते हैं, लेकिन उस आवाज की धमक से सरकार को हिला नहीं सकते। ये भीड़ और ये लोग किसी भी तरह से वोट बैंक नहीं बन पाए। ये भीड़ तो बन गई, मगर नेताओं के लिए भय नहीं बन सके, और यही वजह है कि नेताओं ने कभी भी इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। एक तरफ जो लोग उद्वेलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट कर रहे हैं, उनके पंच से लेके प्रधान तक, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक को जिता रहे हैं, लगातार उनकी सरकारें बना रहे हैं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग सत्ता में हैं, आफ्टर ऑल जिम्मेदारी उन्हीं की तो होगी। उनको कौन रोक रहा है 1950 लागू करने से? तो जब तक पब्लिक के बारे में सरकार चलाने वालों को ये पता है कि ये भेड़ बकरियां कहीं भी इधर उधर चुप के आ जाए, शाम के इन्होंने आना हमारे ही बारे में है, तो फिर सरकारें क्यों डरेंगी पब्लिक? जब तक पब्लिक अपने वोट बैंक के रूप में एक ऐसा चेहरा नहीं बनाती कि सरकारों को लगे कि यार मुझे वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। अगर जिस दिन पब्लिक एक वोट बैंक के रूप में अपने को परिभाषित करेगी कि हम मूल निवास भू कानून वाले ये लोग हैं, और अगर आपने ये मूल निवास भू कानून नहीं बनाया तो आपको कम से कम इतने वोटों का नुकसान होगा, तो फिर कोई भी सरकारें कर लेगी, फिर क्या दिक्कत? इसके साथ साथ मूल निवास के मुद्दे पर पहाड़ बनाम मैदान की जंग भी शुरू हो गई। लेकिन क्या ये वाकई में पहाड़ वर्सेस मैदान है? और अगर नहीं है तो फिर इस रंग से कहीं ये आंदोलन टूट न जाए, और कौन इस साजिश को कर रहा है इसको अभी से पहचान लेना चाहिए, वरना कहीं ये आंदोलन पहाड़ वर्सेस मैदान के रूप में दो धड़ों में न बढ़ जाए। ये मूल निवास खाली पहाड़ियों का नहीं है। जो उत्तराखंड में रह रहा, चाहे वो किसी जाति समुदाय, किसी भी वर्ग का हो, सिख हो, अग्रवाल हो, त्यागी हो, कोई भी हो, वो इस राज्य का मूल निवासी है। ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस के लोग कि ये खाली पहाड़ियों का है। ये पहाड़ियों का नहीं, जो उत्तराखंड में रह रहा है 1950 से, वो यहाँ का मूल निवासी है, वो यहाँ का नागरिक है। ये हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। छुटवैया लोगों को पकड़ के कह रही है कि पैसा हम लगाएंगे, तुम भी मूल निवास और भू कानून की बात करो, ताकि जनता में दोहरा संदेश जाए और भाजपा के लोग बिना झंडे डंडे के उस रैली में जाकर कहें कि हम भी मूल निवास और भू कानून की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है राजीव जी, जो भू कानून और मूल निवास में अपनी पहचान छुपाकर आंदोलन में है, वो दोगले हैं, वो जयचंद हैं, वो उत्तराखंडियत के ऊपर हमला करने वाले, पैसों में बिकने वाले लोग हैं। वहीं मूल निवास की मांग को लेकर एक समिति का भी प्रदेश में गठन किया गया। इस समिति का नाम मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है, जो लगातार मूल निवास की मांग कर रही है और रैलियां आयोजित कर रही है, और इसी समिति की वजह से मूल निवास का मुद्दा जन जन तक पहुंच रहा है। और 24 सालों में शायद पहली बार लोगों को यह एहसास हो रहा है कि मूल निवास उनके लिए कितना जरूरी है। 24 साल बाद लोगों को यह पता चल रहा है कि उनके साथ किस तरह से छल हो रहा था। तो अब हम अपने राज्य में आकर, जब हमें ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए थे, जब हमारे ज्यादा अधिकार होना चाहिए था, हमारे ज्यादा हक हकूक होने चाहिए थे, अब हमने वो हक हकूक भी खो दिए जो कभी यूपी के समय और उस समय हुआ करता था। आप चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में ले लीजिए, यूपी के समय जिला कैडर हुआ करता था, जिला स्तर के लोगों को जो है चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता था। और आज आप देख लीजिए कि आप चतुर्थ श्रेणी में तक, अब तो खैर मृत कैडर कर दिया हो, लेकिन जब तक वो अभी उत्तराखंड बनने के बाद चलती रही, तो उसमें बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर जो है अपना वो इसमें ये रोजगार में आते रहे, और यहाँ पर आज भी लोग कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में बाहर के लोग आकर। उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन कभी भी हो सकता है, तो क्योंकि लोगों के अंदर एक पीड़ा है और
मूल निवास न होने से बाहरी लोग भी राज्य में बसकर खुद को उत्तराखंड का मूल निवासी बता रहे हैं। इससे उत्तराखंड के लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। बाहरी लोग उत्तराखंड में बस रहे हैं, यहाँ के प्रमाण पत्र आसानी से बना रहे हैं, जिससे पहाड़ के लोगों के लिए रोजगार खत्म हो रहा है और नौकरियों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। पहाड़ की संस्कृति रहन सहन खत्म हो रही है, जबकि बाहरी लोगों की संस्कृति रहन सहन, उनकी बोली भाषा पहाड़ पर और पहाड़ियों पर हावी हो रही है, क्योंकि उनकी आबादी मूल निवासियों से ज्यादा होने लगी है। ऐसे में वहीं अब राज्य सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर कहा है कि ये भी चलेगा जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र चल रहा है। यानी कि सरकार ने कहा कि अब मकान मालिक भी अपने घर में किराएदार की तरह रह सकता है। तो इसकी आपको बधाई हो। नमस्कार। लोग तो जुनून में थे कि राज्य बन गया तो जो राज्य आंदोलन के दौर में यह कहा करता था पहाड़ियों को लाठियों से मारना यदि ये पलटन बाजार की तरफ आएंगे तो ये इसका ऐसा समय तब हुआ जब पहली भर्ती दरोगा की भर्ती भी आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा खड़ा किया गया। दूसरी तरफ जब नौकरी नहीं तो शादियां नहीं हो पा रहे हैं। ये मूल निवास खाली पहाड़ियों का नहीं है। जो उत्तराखंड में रह रहा, चाहे वो किसी जाति समुदाय किसी भी वर्ग का हो, वो इस राज्य का मूल निवासी है। इन घावों को धामी सरकार को